धाकड़ खबर, बेखौफज़ुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हां, वैश्विक हलचल का वो ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, जिसमें बात करते हैं देश दुनिया ही नहीं, गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल, ईरान, लेबनान, सीरिया, रूस और यूक्रेन की खास तौर पर। और आज बात करेंगे भारत और तालिबान की विशेष रूप से। इसी के साथ ट्रंप महान से जुड़े हुए कुछ विशेष कारनामे आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ट्रंप महान के मंसूबों पर पानी फिर गया है। उनको नोबेल पुरस्कार नहीं मिला और उसके बाद उन्होंने नोबेल को लेकर एक ऐसा खुलासा कर दिया है जिसको लेकर मीडिया को जितनी चर्चा करनी चाहिए उतनी हो नहीं रही है। लेकिन हम अपनी इस कोशिश के जरिए थोड़ी सी बातचीत आपके सामने रखने का प्रयास करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ जुड़ रहे हैं कृष्णकांत जी के जी, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं और जियोपॉलिटिक्स पर वाकई में अपनी पैनी नहीं गहरी नजर भी रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। पहली खबर दिलचस्प खबर है, मुझे लगता है एक नई खबर भी है, तो उसी को मैं प्रमुखता से लेने जा रहा हूं। सऊदी अरब के अंदर हाइड्रोजन से चलने वाली बसें आ गई। जी हाँ, बसें ही नहीं, ट्रक और दूसरी गाड़ियां भी चलेंगी, यहां तक कि ट्रेन भी चलेंगी। और इस 2025-26 में वो करीब 50 टन से अधिक हाइड्रोजन गैस बनाएंगे, जिससे 20,000 गाड़ियां चलेंगी। मतलब काफी भारी मात्रा में हो, कार्बन रहित है, यानी कार्बन नहीं होगा। तो ये आगे आने वाले जनरेशन के लिए, पृथ्वी के लिए ग्रीन एनर्जी जिसे कहते हैं, वो चीज है नंबर 1। नंबर 2, सऊदी अरेबिया भी कुछ प्रमुख देशों के साथ काफी तेजी से काम कर रहा है इस क्षेत्र में कि जब फ्यूल खत्म होगा या पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल लोग करना कम कर देंगे, मिनिमम कर देंगे, तब उसकी इकोनॉमी कैसे चलेगी। तो उसमें इस चीज में आगे बढ़ रहे हैं। आपको याद होगा साल भर पहले भी आपने इसकी चर्चा की थी कि बाहर के जो टेक्नीशियन है, साइंटिस्ट हैं, वैसे लोगों को खुलेआम बुला रहा है सऊदी अरबिया कि आओ हमारे यहाँ काम करो, हमारी नागरिकता भी मिलेगी। और इन लोगों के लिए कई तरह की छूट भी है जो वहां के औरतों को नहीं है। हमारे औरतों को ये इस तरह के जाएंगे बीबिया बच्चे, उनकी छूट भी होगी, यानी ये सऊदी अरबिया कर रहा है। तो ये बहुत अच्छा कदम है, जिसमें प्रमुख रूप से कहें तो चीन सबसे आगे है, उसके साथ यूके, यूएस, छोटे मोटे स्तर पे इंडिया में भी है, पुणे में और कुछ जगहों में शुरू हो रखा है। तो दुनिया का अधिकांश जगहों में चीज शुरू होगा। यह आने वाले समय के लिए नई तकनीकी और उसका प्रचार प्रसार है। जी, अगली खबर उस प्रांत से है जहां पर लगता है प्रधानमंत्री की जो कुर्सी है उसमें कीलें लग गई हैं, कोई बैठने को तैयार ही नहीं। एक भागा था, मैक्रो उसको जबरदस्ती लाके फिर बैठा रहे हैं, फिर भाग गया तो देखा जाएगा। अपने जितने भी साथ वाले थे, जिसने विरोध किया था, उसी से मिलजुल के फिर से उसको ले आए। हालांकि जो वामपंथी वगैरह है, कहा मजाक बना रहे हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो। और वही प्रधानमंत्री फिर से लैक्रू जो भी उनका नाम है, फिर से दोबारा कोशिश कर रहा है कि भाई हम नए तरीके से लाएंगे, लेकिन धाक के 3 बात होने वाला है। क्योंकि जो बेसिकली जो कारण था कि नया बजट जो ला रहे थे, यानी पहले जो इन्फ्लेशन था, बजट डेफिसिट था, वो 3% से बढ़ के 5.8 या कहें कि 6% हो गया था, डबल हो गया था, जो वहां की संविधान भी मान्यता नहीं देती है। और फिर से उसी को कोशिश करेंगे, नए चेहरे लाएंगे, देखते हैं कहां तक चलते हैं। मैक्रोन फेलियर होगा तो प्रधानमंत्री की नहीं होगा, मैक्रो की। और पूरे जो एक दक्षिणपंथी व्यवस्था जो है वहां की सरकार की है, फ्रांस की, उसकी फेलियर है। जी, चलिए अब रुक कर लेते हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान से जुड़ी हुई खबरों का। और यहां जिक्र जो सबसे प्रमुखता से करना पड़ेगा वो है तालिबान का। कल तक जिस तालिबान को आतंकवादी कहा जाता था, या आज जो यूएन की लिस्ट में आतंकवादी है, अभी उससे पाबंदी नहीं हटी है, लेकिन हमें धंधा करना है तो उसको बैठाया जा रहा है, पुचकारा जा रहा है। कहा जा रहा है कि अब हमारा जो तकनीकी मिशन काबुल में है उसे हम दूतावास की मान्यता देने जा रहे हैं। ये इतना प्यार क्या घुमड़ घुमड़ के इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि तालिबान ने खनन करने की इजाजत दे दी है भारतीय कंपनियों को? यानी जो डीप स्टेट आप बोलते हैं, पीछे पूंजीवाद जो बैठा है, उसका धंधा शुरू होने जा रहा है, इसलिए सब खोल दो। बिल्कुल। अभी जो विदेश मंत्री उनके आगे पीछे डोल रहे हैं, घूम रहे हैं, कर रहे हैं, वो जहां जा रहे हैं, उनका यूपी के खास जगह में जाते हैं, वहां पे उनका जो मदरसा टाइप जो चीज है वहां पे जाते हैं, करते हैं। हालांकि उन लोगों के लिए एक धार्मिक स्थल है, बहुत महत्वपूर्ण है, जैसा मैं समझा हूं 2-4 दिनों में। तो वो सब चीजें हैं, लेकिन
मुख्य चीज वही है कि ये जो भी है विदेश मंत्री या पूरी भारत सरकार अपने मालिक को खुश करने के लिए काम कर रहा है। और चूंकि वो खुश है, इसलिए उनके जो समर्थक हैं आंखें बंद करके, दिमाग तो है ही नहीं, कान बंद करके, यानी ना बुरा देखो, मतलब जो अपने मालिकों के प्रति है, ना सुनो ना बोलो, वो सब बंद करके जो लगे हुए हैं, वही है कि उनके मालिक बहुत खुश है कि वहां के खनन करने की जो व्यवस्था है उसमें इनको भी कुछ न कुछ सहभागिता मिलेगी। और इसके बदले में काबुल को क्या चाहिए, यानी तालिबान को क्या चाहिए, पाकिस्तान के खिलाफ एक उसको स्टैंड बाई एक फ्रंट चाहिए। और नंबर 2, जो उसकी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो चुकी है आर्थिक, उनके यहां बिल्कुल भी मेडिकल फैसिलिटीज स्पेशली औरतों के लिए नहीं है, बहुत बुरा हाल है, वो सब चाहिए। बाकी टेक्निकल सब चीज चाहिए। शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए तो उन्होंने आधार ही खत्म कर दिया अपने यहां, तो यहां पढ़ेंगे, बल्कि सऊदी अरेबिया की तरह वो भी कर रहे हैं कि आपको नौकरी चाहिए तो हमारे यहां ही है, और ज्यादा बंधन भी नहीं लगा रहे हैं। साथ साथ उन्होंने यह भी कहा है, जो कि भारत के लिए अच्छा है, कि हमारी धरती से अब आपके खिलाफ कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं की जाएगी जो भारत के अगेंस्ट में हो। किस हद तक इस पर खड़े उतरेंगे कहना मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान के लोग कूद रहे हैं कि इन तालिबानियों पर कभी भरोसा मत करना। खैर जो भी हो, भरोसा करे ना करे, लेकिन हमारे जो प्रतिनिधि हैं, राजनीतिक, आर्थिक और जितने भी हैं मीडिया वाले, बड़ी जोर शोर लगा के उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। इतनी प्रशंसा तो हमारे अपने लोगों की नहीं कर रहे हैं। धर्म गायब हो गया, सब कुछ गायब हो गया। हमारे उस पूंजी के मालिक को, जो इनको नौकरी देता है, इनको पैसे देता है, जिनके लिए काम कर रहे हैं, उनके मतलब कसीदे काटने में ये लोग पीछे पड़ गए। जी, आपने कहा कि औरतों को इलाज नहीं मिल पा रहा सर, वहां तो शिक्षा भी नहीं दी जा रही है, वहां पे टीवी में काम नहीं करने दिया जा रहा, और इतना सरकार दबाव में कल नजर आई कि उसने कहा, वहां के विदेश मंत्री ने, तालिबानी ने, कि मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई महिला पत्रकार नहीं होनी चाहिए। तो यहां पे महिला पत्रकार नहीं थी, और हम कहते हैं कि नारियों को पूजा करने वाला देश है। मैं तो इतना ही कहूंगा कि हमारे देश की, खासकर भाजपा की जो नेत्रियां हैं, अभिनेत्रियां हैं, राजनीतिज्ञ हैं, उनमें वह एमपी भी हैं, एमएलए भी हैं, मंत्री भी हैं, बड़े ऊंचे ऊंचे पोस्ट पर, मुख्यमंत्री भी हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया है मैं जानना चाहूंगा। या जो गोदी मीडिया, उसमें भी महिलाएं बड़ी जोर जोर से बोलती हैं, हाथे फैला फैला के कर करके, पुरुषों से पीछे नहीं है, बिल्कुल बराबरी है। यहां पे वो क्या कहेंगी। जी, अपने छोटी सी लाइन में जो है बहुत बड़ी बात कह दी है, लेकिन मैं इस बातचीत को आगे ले जाना चाहता हूं। दुनिया में कहीं कत्लेआम हो रहा हो सर, हमने देखा 2 साल तक गाजा में क्या चल रहा था। हम गांधी के देश के रहने वाले हैं, और अब अफगानिस्तान में जो औरतों के साथ हो रहा है, पूरी दुनिया उस पर बोल रही है, लेकिन हमारे यहां इस पर भी खामोशी। सिर्फ हमें धंधा चाहिए, वहां इजराइल से, यहां अफगानिस्तान से। इजराइल पे तो हम कहें तो हमारी विदेश नीति एक तरह से असफल भी रही है, शर्मनाक भी रही है, और केवल हमारे लिए नहीं तो पूरे, ये तो अरब वर्ल्ड के लिए और वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए भी है, लेकिन हमारे लिए इसलिए है कि हमारी जो नीति थी अभी तक, इस सत्ता में भाजपा के आने के पहले, वह कहीं ना कहीं से, हालांकि कांग्रेस ने भी उनके साथ संबंध बनाया था, ऐसा नहीं था कि नहीं बनाया था, लेकिन एक हमारी स्वतंत्र विदेश नीति थी। नाम के हम जनक थे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के, और जिसमें हमने पैलेस्टीन राज्य को मान्यता दी थी, कुछ चंद शुरुआती दौर में दी थी, इंदिरा गांधी के राज में वहां दी थी। हम उसके जो हेड थे, जो राष्ट्रपति थे, वो यासर अराफात जी, वो हमारे यहाँ आए थे इंदिरा गांधी के साथ, फोटो आप ढूंढेंगे तो बहुत मिलेगा। और उस सबको ध्वस्त कर दिया रातों रात हमारे मित्र, और वह जो कि एक निश्चित रूप से एक निम्नतर स्तर का इंसान, हत्यारा और वारमोंगर है, और खुद व्यक्तिगत रूप से भी वह धूर्त और भ्रष्ट है। और आज युद्ध खत्म हो जाए तो वहां के जेल में जा सकता है अपने बेटे के साथ साथ। जी, क्या हम सिर्फ इसे धंधे तक सीमित करके या धंधे के आसपास की बातचीत करके कोई अतिशयोक्ति कर रहे हैं? क्योंकि हमें इस पे भी तो खुश होना चाहिए कि तालिबान यहां बैठकर पाकिस्तान को लाल लाल आंखें दिखा रहा है और कह रहा है कि जो अफगानिस्तान में धमाके हुए उसके लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है। जिम्मेदार नहीं, पाकिस्तान ने तो खुलेआम किया है, बोले ना बोले, उसके तो हवाई जहाज गए, काबुल पर बॉम्ब भी किया है। मैं समझता हूं शायद गलत भी हो, और यह उसने उस समय किया है जबकि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री यहां दिल्ली में थे, अभी भी हैं, शायद 5-6 दिन के लिए आए हुए हैं। और इस समय उसको दिखाने के लिए उसने कि ये वहां के जो लोग हैं हमारे यहां गड़बड़ कर रहे हैं, तालिबान असिस्टेड जो
ISIS है वो कर रहे हैं, और उसके ठिकाने पर कुछ तुम 2-4 दिन रुक नहीं सकते थे। और इसके बदले में जो आत्मघाती हमला वहां के लोगों ने किया, इसके 40-50 पुलिस और वो सब मारे गए, वो पख्तूनख्वा में, जो भी इनका खैबर पख्तूनख्वा में। तो वो खुद ब खुद अपने अंदर उंगल कर रहे हैं, और यह गलत किया, पाकिस्तान ने नहीं करना चाहिए था। अब जितना भी चिल्लाएं, भले ही कहें कि अफगानी और ये जो है कभी विश्वास करने लायक नहीं, तुम क्या खुद विश्वास करने के लायक हो? जी। ठीक है, क्या वाकई में पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान से हमारे ऐसे संबंध बन पाएंगे कि अफगानिस्तान हमारे साथ मिलके पाकिस्तान में जो भी हरकतें हो रही हैं उसमें हमारा साथ देगा? आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक पहलू और है जिस पे मैं बात करना चाहता हूं। आई लव मोहम्मद, कभी लव जिहाद के नाम पर, कभी और दूसरे मामलों को लेकर मुसलमानों पर जो अत्याचार किया जा रहा है आजकल, पिछले 11-12 साल से ज्यादा हो गया है। जब पहले के दौर में विदेशी नेता आते थे, खासकर मुस्लिम देशों से, तो वो इस पे बोलते थे। लेकिन जैसे यहां पे इन्होंने नारी का सम्मान दिखाया, जो अपने आप को बड़ा संस्कारी बताते हैं सत्ताधारी, वैसे ही आपको नहीं लगता ये तालिबान जो धर्म के आधार पे चलता है, उसने आके इस मुद्दे पे कोई बात ही नहीं की भारत में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है? आज पूंजी का चरित्र जिस रूप में, औद्योगिक पूंजी हो, निवेश पूंजी हो, रुपये का रूप में हो, बैंक नोट के रूप में हो, जिस रूप में हो, इतना बेशर्म और इस तरह की तानाशाही प्रवृत्ति नहीं, पूर्ण तानाशाही अपने के साथ सब करके सामने जो आ चुका, उसके किसी भी मुखौटे की जरूरत नहीं है। तुम अंदर में यहां के अल्पसंख्यकों को मारो, बेइज्जत करो, बेघर करो, लूटो, लेकिन बाहर में जाओ तो तुम्हारे लिए कोई विरोध नहीं करेगा, क्योंकि दोनों की पूंजी के बीच में आदान प्रदान हो रहा है। स्वतंत्र रूप से नहीं हो सकता, क्योंकि पूंजी के अंदर में दिमाग नहीं है, उसका दिमाग वही है जो पूंजीपति करता है। हालांकि गहरा संबंध है, पूंजीपति के बिना पूंजी आगे नहीं बढ़ सकता और वाइस वर्सा। और ये स्थिति जो है सो भारत में बिल्कुल ओपन हो गया है, क्योंकि यहां चुनाव भी बेमानी हो गया है, आम जनता की जो समझ है वह भी बेमानी हो गया है, और उसका प्रतिरोध भी बेमानी हो गया। अनलेस की लंबा चले किसान का आंदोलन जो 1-2 साल चला, उसके बाद से जो भी चीजें हुआ, वो ट्रक आंदोलन कुछ हद तक सफल हुआ, लेकिन बाकी सब में बेमानी हो चुका है पूरे विश्व भर में। लेकिन ये यह नहीं समझ रहे हैं कि इसी के गर्भ से जो नया जो चीज उखड़ रहा है वो इतना भयावह होगा कि तुम उसमें टिक नहीं पाओगे हफ्ते भर भी। जी बिल्कुल सही, उस वक्त का इंतजार रहेगा, देखेंगे हम भी कि सोचो आखिर कब सोचेंगे। लेकिन एक सवाल यहाँ पे ये भी है कि जो तालिबान अपने आप को धर्म का ठेकेदार दिखाने की कोशिश करता है, उसे चाइना में उइगर मुसलमानों पर होया रहा अत्याचार नहीं दिखता है, उसे गाजा में हो रहा जो इजराइल का कत्लेआम है वो नहीं दिखता है, किसी भी मामले में वो नहीं बोलता है, सिर्फ वो अपने धंधे के लिए लोगों से ताल्लुकात बढ़ा रहा है, चाहे फिर भारत हो, चाइना हो या और कोई देश हो। अब रुक कर लेते हैं गाजा और मिडिल ईस्ट से जुड़ी खबरों का। पहला जो अपडेट है बड़ा कमाल का है साहब। कतर के लिए वो पलके बिछाने वाली बात तो मुझे लगता है छोटी हो जाएगी। खुद बिछ गए हैं ट्रंप बाबा और कह रहे हैं आओ हमारे यहां पे अपना हवाई अड्डा बनाओ, हमारे यहां पे ट्रेनिंग लो। ये क्या हो रहा है? कतर ने कहा को हमारा मिलिट्री बेस नहीं है, हम ट्रेनिंग के लिए कर रहे हैं। और वैसे देखें तो कतर ही पहला देश नहीं है जो अमेरिका के अंदर में अपना एयर बेस बना रहा है, जैसे वहां सिंगापुर का भी है, नेटो का तो खैर होना मतलब एक तरह से बनता है, तुर्की का भी है। तुर्की जो है सो अपना जितना भी उसका था पूरा, इसमें जो भी समझौता हुआ उसका चेहरा बेनकाब हो गया, भली वो अपने दिखाने के लिए जो भी बोले। खैर कतर की जहां तक बात है, कतर पर जो आक्रमण हुआ, दो आक्रमण हुए, एक तो ईरान ने किया अमेरिकी बेस पे, और दूसरा उसका अपना जो बड़ा नजदीकी दोस्त था इजराइल ने किया। हालांकि इजराइल के नेता ने वो कहना कि हमने बड़ी सोच समझ के की थी। निश्चित रूप से सोचे होंगे, और सोच में तुम्हारी बर्बादी है तो उससे आगे तो तुम सोच नहीं सकते थे, और इसलिए अमेरिका उसकी भरपाई करने के लिए एक तो नेतान्याहू से जबरदस्ती सामने में फोन से बात करवा के माफी मंगवाई, हालांकि उस माफी का क्या मायने है कोई मतलब नहीं है, और दूसरा ये कर रहे हैं। लेकिन इससे फायदा ज्यादा अमेरिका को ना कि कतर को है, सारा वो मेंटेन करेगा। यहां पे F-15 का ट्रेनिंग होगा, F-16 का भी होगा, और उसमें सारे इनके नेटो के खुद के लोग और अरब के दूसरे लोगों से पैसे ले लेकर उनको ट्रेनिंग देगा। और मस्ती है उसकी, क्या बात है, तुम आओ हमारे यहाँ खाना बनाओ, सब कुछ तुम अपना लाओ, हम सब कुछ करो, सफाई वगैरह सब करो, तब हम कहेंगे कि हमने तुम्हें भोज दिया है।
चलिए, अच्छी बात है। लेकिन आपने वो तस्वीर देखी सर, जो मिस्र के शर्म अल शेख से आई है, जहां पर कतर वाला इजरायली से ऐसे तपाक से मिल रहा है जैसे हमारे मोदी जी मिलते हैं। भूल गया शायद वो उसके ऊपर हमला हुआ है। अब उसको बेशर्मी तो दिखानी है ऊपर से कि सब कुछ अब नॉर्मल हो गया। जो भी मारपीट हुआ था, भाई भाई है भाई, कब तक लड़ते रहेंगे। होता है भाइयों के बीच में अनबन, तो अनबन थी थोड़ी मोड़ी से, ऐसे क्या है, बेइज्जती हुई तो हुई क्या। वो भूल जाते हैं। वही कहा, हम जब भी सोचते पूंजी के चरित्र को तो इनका चेहरा उजागर होता है, पूंजी का चेहरा अपने आप में नहीं दिखता है। ठीक है, जी। अगली जो खबर है वो लेबनान से है। लेबनान ने ऐसा क्या कर दिया जिसके आधार पे कहा जा रहा है कि उसने इजराइल को बड़े धमाके करने से रोक लिया पहले ही। हाँ, ये इजराइल वहां पे कुछ उसका एक टीम था जो काम कर रहा था। वो छुपा हुआ हर जगह करता, ईरान में भी था, जहां था यहां भी था। और यहां पे उसका प्लान था ब्लास्ट करने का, असैसिनेशन का, संभवतः हिजबुल्लाह के लोगों करता। तो वहां पे दो पैरेलल इंटेलिजेंस काम कर रही थी। तो लेबनान का जो था, कितना महत्वपूर्ण है कितना इंपॉर्टेंट नहीं पता, हिजबुल्लाह ने उसको अनअर्थ किया, दिखाया और इसको बताया कि ऐसा, और उसको पकड़ के सब लोग पकड़े गए उसमें, जो देशी थे विदेशी थे वहां के थे, पकड़े गए। तो हिजबुल्लाह का मैं कहूंगा महत्वपूर्ण रोल है। हिजबुल्लाह अभी भी जरूरी है लेबनान की सुरक्षा के लिए। यह लेबनान की सरकार भले ही ना समझे, लेबनान की जनता को समझना चाहिए। हालांकि इस जब एक्सपोज हो गया तो इसको प्रेस में देने के लिए लेबनान की सरकार आई है। हिजबुल्लाह सामने नहीं आता, जो भी था हो गया हो गया, अपना वो पोजीशन नहीं देना चाहता है। तो इसलिए हिजबुल्लाह का केवल यही नहीं है कि वह सरकार चलाने में, वहां की व्यवस्था को बनाने में, देश की सरकार में करने में, बल्कि वहां की सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस के लिए भी काम कर रही है। और ये यदि होता तो बहुत बड़ा हंगामा होता, पता नहीं कितने और लोग मारे जाते। और खासकर उस समय जबकि दुनिया सो रही थी, कभी तो बड़ा प्यार मोहब्बत का मौसम चल रहा है, चाहे कतर हो, इजिप्ट हो, गाजा से सारे कुछ हटे जा रहे हैं, सब कुछ ठीक हो रहा है। जी। चलिए, इसी से जोड़ के अगर हम बात करें हमास का क्या होगा सर। ठीक है, जंगबंदी हो गई, ठीक है, आइडिया पीछे हट रही है, ठीक है, रास्ते खोल दिए गए हैं, ठीक है, लोग अपने घरों की और टूटे फूटे जो तबाह हो चुके उनकी ओर लौट रहे हैं, सब चीजें ठीक दिख रही हैं। हमास का क्या होगा। इस 45 दिन के अंदर में जो भी जनता का पहले रोष था बाहर के देशों में और खासकर मिडिल ईस्ट में, क्योंकि कतर पर आक्रमण हुआ था और अभी फ्लोटिला पर जो अटैक हुआ, वह हो जाएगा कुछ हद तक। परमानेंट तो खैर नहीं होगा, कुछ हद तक हो जाएगा। नंबर 2, इजरायली फोर्सेस को जरूरत थी कि और अपने आप को रिकूप करे, क्योंकि उसकी फोर्सेस इस संधि के पहले, संधि तो कल हुआ ना, आज एक दिन हुआ है, दूसरा दिन हुआ है, मतलब जो सीज फायर हुआ है 2 दिन हुए हैं। उसके पहले ही वो ईस्टर्न फ्रंट से, यानी गाजा पट्टी के ईस्टर्न फ्रंट से उसको वापस होना पड़ा था। वो गाजा सिटी में जो आगे बढ़ा था वापस होना था, क्योंकि रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा था। जो हमास के जो लड़ाके थे वो बड़ी बहादुरी से केवल मतलब शूटिंग ही नहीं कर रहे थे, यहां तक कि हथगोले टाइप लाके, भारी चीज लाके, इनके बख्तरबंद गाड़ियों के ऊपर से लाके उड़ा रहे थे। टैंक से लेके बख्तरबंद गाड़ियां उड़ रही थी। और इसलिए पीटीएसडी जो होता है, पोस्ट ट्रॉमा जो होता है, स्ट्रेस ट्रॉमा जो होता है, उस तरह की चीजें इनमें बड़ी भयानक हो रही थी, नहीं हो रहा था। इनको भी जरूरत पड़ी थी। और अंतिम बात था कि कल अनाउंस होने वाला था नोबेल पीस प्राइज का, और सबको जल्दी जल्दी में नेता करो, ट्रंप ने करवाया, नेता ने होकर फोर्स कर, जैसे भैया कि एक बहुत बड़ा मतलब फल है, गिरने वाला है, मुझे मिलने वाला है, हालांकि नहीं मिला, अलग बात है। तो ये सब मिला के चीजें हुई, तो 45 दिन तक तो शांति होगी। हमास को भी मौका मिलेगा अपने आप को रीग्रुप करने का। नहीं तो क्या हमास इलाका छोड़ेगा, हथियार छोड़ेगा, क्या छोड़ेगा हमास। वह सब चीज स्पष्ट कर दिया हमास ने, और वह कॉन्ट्रैक्ट में नहीं। हालांकि इजराइल के नेता ने कहा है कि वह माने ना माने, कॉन्ट्रैक्ट में हो ना हो, उसे निरस्त्रीकरण होना पड़ेगा, हमास से काम नहीं छोड़ेंगे। ये दक्षिण में जो है फिलाडेल्फिया कॉरिडोर जो इजिप्ट होके जाता, वहां से आना जाना शुरू हो गया है। पूरी की पूरी वापसी की बात हो रही। ह्यूमैनिटेरियन एड अब संभवतः प्रवेश कर चुका होगा, सैकड़ों गाड़ियां जानी शुरू हो गई है। तो वो सारी चीजें हमास के पक्ष में हो रही है। भले ही नेतान्याहू कितना ही जंप करे कि हमारी मोरल विक्ट्री हुई है, अबे डैश तेरी कुछ भी विक्ट्री नहीं हुई है, तो हर तरह से हारा है। जी। आपने गाइड फिल्म देखी है देवानंद वाली। हाँ देखिए, उसमें गाना है क्या से क्या हो गया बेवफा तेरे प्यार में। मुझे लगता है ये गाना आज ट्रंप पे ज्यादा सूट कर रहा है। उसे लग रहा था आनंद फानन में करा देता हूं, मुझे नोबेल मिल जाएगा। नोबेल तो मिला नहीं, लेकिन उसकी हड़बड़ी की आड़ में लगता है हमास ने
नहले पे दहला कर दिया है, क्या कहेंगे आप इस पे? ये बड़ा महत्वपूर्ण हुआ। यदि पहले नोबेल पीस प्राइज की बात करें तो यह जो है सो अंतिम समय में यहां पे जो अनाउंस किया गया वह आया कि मारिया क्या है, मचाडो या मशाडो, मारिया पता नहीं कानिया क्या, मचाडो। हाँ कुछ लोग मचाडो कर रहे, कुछ लोग मशाडो भी कर रहे, जो भी हो। 58 वर्षीय हैं, विपक्ष की वहां की नेता थी और यह इनका बड़ा नजदीकी संबंध था नेतान्याहू से। यह हमास या स्वतंत्र पैलेस्टीन के विरोध में थी। यह अमेरिकी साम्राज्यवाद की एक चमची थी, अभी भी है। अभी भी यह ट्रंप की प्रशंसा कर रही है और वहां के जो चुना हुआ वेनेजुएला की जो संसद है या राष्ट्रपति है उसके खिलाफ विद्रोह करने की बात करती चुनाव के बाद भी। तो यह कहीं से भी पीस के लिए नहीं है और इनको न, बल्कि उस हिसाब से तो कहें तो ट्रंप ने बड़ी मेहनत की थी इसी चक्कर में कि भाई कुछ युद्ध रोका जाए। जहां था भारत पाकिस्तान में भले ही ना हो तो यहां पे 45 दिन तो रुकवाया, आगे जो होगा वो देखा जाएगा। तो हम में से मतलब हम ऐसे लोग में दोनों में से किसी के भी इसका समर्थक नहीं है। तुरंत में वॉशिंगटन और सब ने लिख के दे दिया कि भाई तो बहुत गलत चीज हुआ है, ये कैसे हो गया, उसको कैसे मिल गया, सवाल ही नहीं पैदा होता तो ट्रंप को मिलना चाहिए था। और इस मौके की नजाकत को देखते हुए पुतिन ने कहा कि आजकल उन लोगों को नोबेल पीस प्राइज मिल रहा है जिनको पीस से शांति के लिए कोई काम नहीं किया है। ठीक है। और उसमें अप्रत्यक्ष रूप से उदाहरण आ गया है ओबामा का भी। और इस पे ट्रंप ने लिखा है, जो कि अभी नाराज चल रहे थे नेतान्याहू से अपने सोशल मीडिया पे, कि थैंक यू प्रेसिडेंट पुतिन। मैं आपकी बातों से सहमत हूं, बेचारे के जख्म में घाव लगा रहे हैं और इसीलिए शायद टोमाहॉक नेतन्याहू से नहीं, पुतिन से नाराज चल रहे थे। पुतिन से नाराज चल रहे थे, हाँ पुतिन से। और इसीलिए शायद पुतिन के इस कहने से जो टोमाहॉक मिसाइल आ रहा था उसी के साथ एक न्यूज आया कि वह तो बेसिकली नेवल शिप से जाता है, यूक्रेन के पास नहीं है, तो वहां भेजने का क्या फायदा है। हालांकि यह पूरा सच नहीं है। चलिए कुछ और मुद्दे हैं, इस पे बात करने की जरूरत है। जैसा मैंने कहा कि मौके का फायदा उठाकर हमास ने चौका मार दिया और हमास ने जिस तरीके से समझौता किया, हमास वहां बना भी रहेगा, हथियार भी नहीं छोड़ेगा और तमाम शर्तें उसने अपनी मनवाई है। उसने ये तो साबित कर दिया कि हमास अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी संस्था बनकर उभरा है और सीधे उसने डील की है ट्रंप से। आप जानते हैं फिलिस्तीन को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के लिए भी यूएन सेक्रेटरी जो हैं उन्होंने कोशिशें की, या जो भी जिन्होंने भी कोशिश की, यूएनएससी से जुड़े 4 देश अमेरिका को छोड़कर मान्यता भी दे चुके हैं। या पिछले 2 साल में ठीक है खंडर बन गया गाजा, लेकिन और मायनों में फिलिस्तीन को फायदा हुआ। लेकिन इसी के साथ कुछ और बात करनी जरूरी है। जिस महिला को यह नोबेल पुरस्कार दिया गया वो ये कह रही थी किसी जमाने में या कुछ दिन पहले कि नेतन्याहू के सहयोग से वेनेजुएला की सरकार को गिराएगी। अगर वो सत्ता में आ गई तो वो तेल अवीव से उठाकर अपने दूतावास को ले जाके यरूशलेम में बनाएगी। तो इसको जो ये दिया गया है, क्या ये जियोनिस्ट रिजीम ने दिलवाया क्या इसको? क्योंकि ट्रंप ये कह रहे हैं कि वहां तो सब गड़बड़ झाला है। ट्रंप बिल्कुल सही कर रहे हैं कि सब कुछ मैनेज होता है, जो कि बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। और ट्रंप को बड़ा गहरा मतलब इससे दुख लगा है और उससे सच्चाइयां बाहर आ रही हैं। और ट्रंप नहीं, यदि देखें कुछ मैंने वो नोट किया है कि 1973 में हेनरी किसिंजर को मिला था, जबकि तथाकथित रूप से वियतनाम सीज फायर, वियतनाम में लाखों लोगों को मरवा के, नापाम बम गिरवा के, औरतों को खत्म करके और तब सीज फायर करवा के इनको नोबेल पीस प्राइज। वैसे ही जैसे कि गाजा में आपने 60-70 हजार, कम से कम नहीं तो लाख से ऊपर है, मरवा के सब बर्बाद करके अब नेतान्याहू कूद रहे हैं कि बड़ा अच्छा काम किया है, वह भी उस ग्रैंड मीटिंग में शामिल होने जा रहे हैं नेतान्याहू। खैर ये तो अपने ट्रंप जाएंगे ही जाएंगे। वैसे बाय द वे गवर्नेंस जो होगा हमास का, मैं इसके आने के पहले बता दूं कि हमास ने गाजा पट्टी पे क्या होगा, हमास ने कहा वो हम करेंगे या पैलेस्टीन के लोग करेंगे, बाहर के लोग नहीं आएंगे। बहुत अच्छी जो बात। दांत लोग चोखा कर रहे हैं वह भी उनको नहीं मिलने वाला है, जिसमें आपका टर्की और इजिप्ट दोनों कूद रहे हैं, कूदते रहे, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। और इन सब चीजों में जहां तक की बात है, अब यह निश्चित रूप से हो गया है कि यह नोबेल पीस प्राइज जो है वह एक सिंबल बन गया है डिप्लोमेसी का। 1901 से ही शुरू हो गया था, जो कि पहले शुरू में ऐसा नहीं था। और उसके बाद से जो नॉर्वे का है, नॉर्वे नेटो का मेंबर है, नॉर्वे की पार्लियामेंट चुनती है इस
पीस प्राइज को देने की कमिटी बनाने के लिए यह पूरा पॉलिटिकलाइज हो गया है और वह वेस्टर्न आइडियोलॉजी, वेस्टर्न संप्रभुता को, उनके राज्य को आगे बढ़ाने का एक आधार बन गया है। वैसे ही जैसे वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल वगैरह वगैरह। जी ठीक है, मैं मानता हूं आप जिस देश में हैं और एक विपक्षी पार्टी से हैं तो आपका सरकार से इख्तिलाफ हो सकता है, विवाद हो सकता है, सरकार आपके खिलाफ एक्शन ले सकती है, ये सब चीजें हो सकती है। लेकिन ये कौन सा तरीका हुआ कि आपको नोबेल मिले और आप उसको समर्पित कर दो फोन करके ट्रंप को, और उस ट्रंप को कर दो जो रात दिन चारों तरफ से वेनेजुएला को घेरे हुए है और वहां के जहाजों को डुबो रहा है, लोगों को मार रहा है। ये एंगल तो समझ में नहीं आया सर। वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन यदि होता है, जिसके लिए ट्रंप पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो इनकी नजर वहां भी है कि अगला राष्ट्रपति कौन बनेगा। जी बहुत सही, आपने एक छोटी सी लाइन में बहुत बड़ी बात कह दी है। इसी के साथ अब हम बात कर लेते हैं अगले अपडेट की, जो हमारे पास ट्रंप बांध से जुड़ी खबरों में है। फिर से एक बार बड़ी मार चाइना पर, ट्रंप टैरिफ। ट्रंप, चाइना ने क्या किया कि अभी 80% से अधिक जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है रेयर अर्थ एलिमेंट का, जिसका इस्तेमाल बैटरी बनाने में नहीं बल्कि मिलिट्री हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में भी लगता है, चिप्स वगैरह में लगता है, और इसने ये कर दिया चीन ने, जिस पर ट्रंप कहते हैं कि आश्चर्यजनक बात है, मुझे विश्वास नहीं था कि ऐसा हो भी सकता है, चीन इस तरह की घात कर सकता है। लेकिन ये हर देश करता है, अपने प्रोडक्ट को किसी दूसरे देश में बेचता है। जैसे मान लेते हैं कि हमने राफेल लिए पाकिस्तान से, उसके पहले मिराज लिए थे। मिराज में पाकिस्तान से लिए सर? किसने? राफेल फ्रांस से लिया ना? फ्रांस, अच्छा, पाकिस्तान के श्योर कारण से फ्रांस कर रहा हूं। फ्रांस से लिए, पहले जो मिराज लिया था उस समय 1980-90 के दशक में, उसमें शर्त लगाई थी कि हम तीसरे देश को नहीं बेच सकते। राफेल के साथ जो बेसिक उसका जेनेटिक कोड था वो हमें नहीं बताया। यह सब शर्त लगाती है, चीन ने लगा दिया खास खास कंपनियों पे, जिन्होंने चीन के अगेंस्ट में लगाया था अमेरिका कंपनियों में कि हमारा सामान लोगे तो तुम्हें लिख के देना पड़ेगा कि इसका इस्तेमाल इसी चीज के लिए होगा, उसके लिए बाहर में नहीं होगा, ना यूक्रेन में जाएगा ना कहीं और जाएगा। इससे बहुत नाराज है, और जितना भी पहले से 20% जो टैरिफ था उसके ऊपर 100% और टैरिफ की घोषणा कर चुके हैं, करने वाले हैं, जो 1 नवंबर अगले महीने से शुरू होगा। और साथ साथ नाराजगी यह भी दिखाया है कि दक्षिण कोरिया में जो एपेक मीटिंग है जिसकी चर्चा हम लोगों ने की थी, उसमें वो शी से नहीं मिलेंगे, ना मिलो उससे शी को कोई अंतर नहीं पड़ता है। हाय अल्लाह, बिल्कुल एक माशूक की तरह कभी भी रूठ जाते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता। ट्रंप का ऐसे हो गए हैं बिल्कुल, इतना तो शायद माशूका भी बार बार नहीं लूटती होगी। टेनेसी में कोई गोला बारूद बनाने का कारखाना था सर, अमेरिका के अंदर धमाका हो गया, 19 लोग लापता हैं। हाँ, इसमें दूसरा या तीसरा घटना है इस साल या पिछले 1 वर्षों में, और इसका मतलब है कि वहां मेंटेनेंस जो भी, सिक्योरिटी जो भी है, वह बहुत कमजोर पड़ गया है, खासकर वहां जहां बारूद बना रहे हैं, इस तरह की चीजें बन रहे हैं। वैसे भी सैकड़ों नहीं हजारों जितने फेडरल कर्मचारी हैं उसको ट्रंप निकाल रहे हैं। ट्रंप हर तरह से लड़ रहे हैं, जहां भी लड़ रहे हैं, नोबेल पीस प्राइज के लड़ रहे हैं, चीन से लड़ रहे हैं, भारत से लड़ रहे हैं, रशिया से लड़ रहे हैं, प्यार भी कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, साथ साथ चल रहा है। तो यहां भी निकाल रहे हैं, तो हर जगह निकाल रहे हैं। आपका एविएशन में जैसे ही निकाला था, कई घटनाएं घटी थी, हमने देखा था, बोइंग और दूसरे तरह के जहाज गए थे, इस तरह की चीजें हो रही हैं, जंगलों में आगे लग रही है, सब बढ़ रही हैं, निश्चित रूप से बढ़ रही हैं। और इनका एक ही है कि नेशनल गार्ड हर जगह भेज रहे हैं, शिकागो अन्य जगहों में, ताकि जो तथाकथित घुसपैठी उनको मारो। यानी वह चीज है कि जहां बड़ा बड़ा चीज हो रहा है वो नजर नहीं आ रहा है, छोटे छोटे चीजों पर करके दिखाना चाहते हैं। और इसमें जैसा आपने कहा, बहुत लोग मारे गए हैं, 19-20 लोग लापता है, संभवतः गायब ही होंगे, क्योंकि वहां के जो प्रवक्ता वो कर रहे हैं कि वो मरे हैं कि नहीं हम नहीं कर सकते, लेकिन इतना कर सकते हैं कि हमारे बीच नहीं। तो हमारे बीच नहीं तो और कहां गए, उस एक्सप्लोशन में गए हैं, तो ये लोग मारे गए हैं, बहुत भारी क्षति हुई है। जी सही बात है सर। घुसपैठियों को लेकर एक बड़ा बयान अमित शाह ने भी दे दिया है कि मुसलमानों की जो जनसंख्या बढ़ रही है वो ज्यादा बच्चे पैदा होने से नहीं बढ़ रही है, बांग्लादेश और पाकिस्तान के लोग आने से बढ़ रही है। तो कोई पूछे भैया तुम क्या कर रहे हो, फिर भुट्टे भून रहे हो क्या बैठ के, और कुछ नहीं बस की है। तो किसी ने एक शेर कहा है कि कुर्सी है तुम्हारा ये जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। लेकिन अगली जो खबर है वो ट्रंप से ही जुड़ी हुई है। न्यूयॉर्क के जिस अटॉर्नी जनरल ने 2021 में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करा के लाखों डॉलर का जुर्माना ट्रंप पर लगवाया था, अब ट्रंप ने उल्टा उन पे लगवा दिया है। उसको तो फंसाना ही था, बदला लेना ही था। ये लोग बहुत बदला लेते हैं,
बहुत ही मतलब जैसे हिटलर कहें, अ, बाकी उसके बाद से जितने भी इर्द गिर्द के लोग हैं, मुसोलिनी कहें, या दुनिया की कोई भी जो है एक तरह से तानाशाह है, तो वो बदला लेते हैं, बदला लेते छोड़ते नहीं है। भारत हमें दिखा कि पहले के जो गृह मंत्री थे क्यों जेल में गए, कोई अकारण सही उठा के डाल दिया गया, क्योंकि उस समय इनको डाला था जो अभी गृह मंत्री हैं। तो ये बदला लिया जाता है, ट्रम्प भी ये कर रहे हैं, और लाखों डॉलर का जुर्माना लगा दिया था, ऐसे कैसे छोड़ देंगे। हो सकता है उस पर लगाने के बाद से फिर से वहां पे सुविधा है कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर दे, तो उसका 50-60% यदि पूरा न तुमको दे दो, और ट्रम्प छोड़ भी देगा पक्का। जी सही बात है, पैसा मिल जाए, मुकदमा दाखिल करके आधा ही मिल जाए तब भी फायदा है, कमर तो टूटेगी ना पैसा देने की वजह से। बहुत शुक्रिया, हमने बहुत बारीकी से तमाम चीजों पर रोशनी डाली, फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पे जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद सर। थैंक यू मिस्टर अकरम।